आज हम अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे पीएनसी में डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। पुट द हेडिंग एवरीवन, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जल्दी से सबने हेडिंग पुट अप कर दिया है? यस सर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ढंग से करना, फॉर्मूला ही आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है और फिर मैं बता दूंगा क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है। 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, समझो अच्छे से। अब डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आपके पास मान लो कुछ डिस्टिंग ऑब्जेक्ट होंगे। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 5 डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है और बोला गया है कि इसको 2 ग्रुप में बांट दो, मतलब एक ग्रुप में एक जगह तीन ऑब्जेक्ट को अलग कर दो, 2 ऑब्जेक्ट को अलग कर दो। अब यहाँ पे भी कोई भी 3 आ सकते हैं, यहाँ पे कोई भी 2 आ सकते हैं। तो इन 5 ऑब्जेक्ट को आपको 2 अलग अलग करना है। एक में 3 ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक में 2 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस काम को करने के कितने तरीके होंगे ये पूछा गया। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? सबसे पहले आपको 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? 5C2 सॉरी 5C3, है ना। सबसे पहले आप 5 में से कोई भी एक 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लोगे, उनको इधर रख दोगे। अब आपके पास कितने बचे ऑब्जेक्ट? 2 ऑब्जेक्ट बचे। 2 ऑब्जेक्ट बचे तो क्या हो जाएगा? 2C2। बचे हुए 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? यस और नो? यस सर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आएगा। 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि 5 को 3 और 2 में बांटना था। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसी लॉजिक से अगर मैं बोलूंगा कि मान लो 3 ऑब्जेक्ट है, एक में 2 ऑब्जेक्ट है, एक में 4 ऑब्जेक्ट है, टोटल 9 ऑब्जेक्ट है। तो 9 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटने का तरीका बताओ क्या हो जाएगा? 9C2। नहीं, इसका फाइनल आंसर क्या है? 9। इसी लॉजिक से 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4। एग्री एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो ये यस सर। कॉन्सेप्ट डिवीजन एंड, अभी तक डिवीजन हुआ है, ध्यान रखना। ये क्या है? डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। तो हेडिंग डाल दो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। लिख लो जल्दी से इसको। लिख लिया सबने? यस सर। इसको जनरलाइज कैसे कर देंगे कि अगर m प्लस n ऑब्जेक्ट्स हैं टोटल, इसको 2 ग्रुप में बांटा है m और n में। इस काम को करने के तरीके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। लिख लो फटाफट शॉर्ट में, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन इक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। राइट फास्ट। लिख लिया? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, इसमें sir. हल्का चेंज और आता है कि अगर मान लो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़े से मतलब एक ग्रुप में अगर आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए तब क्या होगा? तो सुनना अच्छे से।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसा हो कि मान लो एक ग्रुप में 3 ऑब्जेक्ट है, एक में 3 ऑब्जेक्ट है और एक में 4 ऑब्जेक्ट है, टोटल 10 ऑब्जेक्ट है। हेलो, आवाज आ रही है ना सबको? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. एक में टोटल 10 ऑब्जेक्ट थे, उसमें अपन ने बांट दिए उसको, एक में 3, एक में 3, एक में 4। तो इस काम को करने के तरीके कितने होंगे? तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? 10 फैक्टोरियल। 3 factorial, 3 factorial, 4 factorial. हाँ, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, हाँ है ना? लेकिन यहाँ पे 3 दो दो बार रिपीट हो रहा है, 3 दो बार रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, जो चीज जितनी बार रिपीट होगी उतनी बार उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे हम पहले करते थे, ताकि डबल बार काउंटिंग ना हो। अच्छा मुझे बता, अगर ऐसा होता, 15 ऑब्जेक्ट थे, इसको 4 ग्रुप में बांटा है, तो बता इसको नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन कितना होगा? 3 4 ग्रुप में। factorial upon 4 factorial into 4 factorial into 4 factorial into 3 factorial multiply by 1 by 3 factorial. हाँ, ये नॉर्मल तो हो ही जाएगा, और 4 3 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्लियर? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. एनी डाउट टिल हियर एनीवन? बोलो। No. ये था डिवीजन। ये क्या था? डिवीजन। अब मान लो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है किसी 3 लोगों में और ऑब्जेक्ट में, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो फिर आपको उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं बता रहा हूँ डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोथ। तो अभी तक अपन ने डिवीजन देखा था, अगर मान लो डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कि मान लो बोला कि अब इसको 3 लोगों में बांटो भी, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 10 ऑब्जेक्ट थे, उसको 3, 2 और 5 3 ग्रुप्स में बांटा है, और 3 लोगों में भी बांट दिया, मान लो एबीसी में। तो डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों करने थे, तब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, डिवीजन का तरीके लिख देंगे, है ना? बोलो डिवीजन के तरीके बताओ कितना आ जाएंगे? अभी सिखाया था 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5। Factorial. क्लियर है? Yes, sir. Yes, और sir. मान लो इसको 3 लोगों में, अब ये 3, जैसे मान लो 3 पैकेट हो गए, ये 3 पैकेट 3 लोगों में बांटने, तो ये 3 पैकेट को 3 लोगों में बांटने का तरीका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। 3 पैकेट को 3 लोगों में बांटने का तरीका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, 3 पैकेट को 3 लोगों में बांटने का तरीका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब मान लो एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं। 10 ऑब्जेक्ट है मान लो, एक सेकेंड ना, पहले क्वेश्चन ही करते हैं, करो ट्राई अच्छे से।
ਉਹ ਹੋ 50 ਹੋਏ 5 ਨਵੂ ਖੋਲ ਯਾਰ ਗੇਟ ਛੇਤੀ Sir, second question का आंसर 280. बताओ आंसर आया। फर्स्ट वाले का क्या आएगा? 50। सिर्फ वैल्यू बता देना, मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ वो बता देना तरीका। 4 times 13 factor 1 by 4. हाँ वेरी गुड।
ठीक है, चलो देख लो एक बार सब लोग। जस्ट अ सेकेंड। 52 कार्ड्स को इक्वली बांटना है 4 लोगों में, तो हर पर्सन को 13 कार्ड्स मिलेंगे, आया ना। अब इस काम को करने के तरीके क्या होंगे? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल की पावर 4। अब 13 4 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 1/4 फैक्टोरियल। ये हो गया डिवीजन। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब इस चीज को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन था, इन हाउ मेनी वेज 8 डिफरेंट बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट इफ ईच रिसीव एट लीस्ट 2 बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसी ने ट्राई किया? क्या तरीका होगा बोलो? आठ डिफरेंट बुक को 3 बच्चों में बांटना है, हर बच्चे को कम से कम 2 बुक मिले, तो कैसे करेंगे? अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए टाइम दिया था आपको मैंने। देखो कम से कम 2 तो सबके पास जानी ही चाहिए, तो 2 सबको दे दी, पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। अब आपके पास बची कितनी बुक्स? 2 बुक्स। अब वो 2 बुक्स को कैसे बांटोगे आप 3 ग्रुप्स में? या तो किसी एक के पास 1-1 चली जाए, या फिर किसी के एक के पास 2, किसी एक के पास, ये 2 पॉसिबिलिटी है ना? बोलो। Sir. Yes, sir. सबसे बेसिक कंडीशन तो आपने कर दी, क्या सबको 2-2 दे दी, तो 6 बुक तो चली गई है। अब बची हुई 2 बुक्स है, उनकी 2 पॉसिबिलिटी, या तो 2 बुक्स किसी एक पर्सन को दोनों बुक चली जाए, या 1-1 करके 2 पर्सन को जाए। तो बेसिकली डिवीजन का तरीका क्या क्या होगा? 8 बुक्स को 2 ग्रुप्स में बांटने का तरीका इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा? देखो अगर ये करा अपन ने तो 3-3-2, एक तरीका तो क्या हो जाएगा 3-3-2, जिसमें 1-1 आ जाएगा। और एक तरीका क्या होगा दूसरा, या फिर मान लो एक को 2 मिल जाए तो 2 और 2 4, 2 और 2, ये 2 वेराइटी होगी। अंडरस्टैंड एवरीवन? डिवीजन करने की 2 वेराइटी होगी, या तो 3-3-2 या 4-2-2। इससे आपको क्या हो जाएगा, हर बच्चे को कम से कम 2 बुक्स तो मिल ही जाएगी। अब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लो, तो इसका आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 1/2 फैक्टोरियल। अंडरस्टैंड एवरीवन? ये डिवीजन हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन भी करना तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, तो ये दोनों आंसर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड। और की कंडीशन है तो आपस में क्या हो जाएगा? ऐड। तो आपका फाइनल आंसर इन दोनों का एडिशन आएगा। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया? सबसे पहले कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, 2-2 सबको दे दिया। अब बची हुई 2 बुक्स, 2 ही पॉसिबिलिटी है, किसी एक बच्चे को एक मिल जाएगा, या फिर किसी एक बच्चे को 2 बुक मिल जाएगा। तो आपके डिवीजन क्या हो जाएंगे? 3-3-2 और 4-2-2, और फिर इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. 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 क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब हेडिंग डालो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। Distribution of an identical object in R different boxes if the empty boxes are not allowed. Clear? Distribution of an identical objects in R different boxes
इफ एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसका कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूला याद रखना है आपको फाइनली, ठीक है, आप समझना अच्छे से। तो देखो आपके पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और r बॉक्सेस है, बोला कि एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड नहीं है। तो एक एग्जांपल समझते हैं इसको, कि मान लो मेरे पास 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, और इसको मुझे 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको मुझे मान लो 3 ग्रुप्स में बांटना है, इसको मुझे 3 ग्रुप्स में बांटना है। 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को आपको मान लो 3 ग्रुप्स में बांटना है। इस काम को करने के क्या तरीके होंगे ये सीखना है अच्छे से। तो देखो इसमें इसको बोलते हैं, इसका डेरिवेशन जो होता है वो होता है स्टिक मेथड से। स्टिक मेथड मतलब क्या, जैसे मान लो अगर 3 ग्रुप में बांटना है तो 2 स्टिक कंसिडर करो, 3 ग्रुप्स मतलब 2 स्टिक्स। तो मान लो आप वो जो 2 स्टिक है वो इनके कहीं भी गैप्स में अगर हम रखते हैं 2 स्टिक्स को, तो किसी भी 2 गैप में अगर आप रखोगे 2 स्टिक को, तो एक बार रखने पे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्टिक को मैंने यहाँ रख दिया, एक स्टिक को मैंने यहाँ रख दिया। तो ये रखने का जो तरीका है, इसको यहाँ पे रखा, जैसे मैंने 2 स्टिक को रखा, ये देखो 8 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बढ़ गए, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप में 2 ऑब्जेक्ट। कोई बोलेगा स्टिक को कहीं और भी रख सकते हैं, हाँ। 2 स्टिक को रखने के जितने भी तरीके होंगे आपके, 2 स्टिक्स को इन गैप्स में रखने के जितने भी तरीके होंगे, हर तरीके में ये 8 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में अपने आप बढ़ते जाएंगे। जैसे मान लो स्टिक्स को यहाँ रख दिया, यहाँ पे डिवीजन क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 6 1 1, कितना डिवीजन हो गया 6 1 1। कोई बोलेगा स्टिक्स को यहाँ रख दो, मान लो एक को यहाँ रख दिया, एक को यहाँ रख दिया, यहाँ पे भी अपने आप भी 3 ग्रुप में बढ़ गए, एक में 2, एक में 2, एक में 4। तो इस तरह से स्टिक्स को रखने के इन गैप्स में अगर स्टिक्स को रखूंगा मैं 2 स्टिक्स को, तो हर तरीके में एक एक डिवीजन होता जाएगा। क्या स्टिक्स को यहाँ रख सकते हैं क्या आगे? अगर यहाँ रख दिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, एक ग्रुप में 2, एक ग्रुप में 6, लेकिन एक ग्रुप में 0 आ जाएंगे, 0 अलाउड नहीं है। तो आप स्टिक्स को यहाँ कॉर्नर में नहीं रख सकते, स्टिक्स को कॉर्नर में नहीं रख सकते, आपको स्टिक्स में कहां पे रखना पड़ेगा, इनके गैप्स में ही रखना पड़ेगा। तो ये बीच वाले कितने गैप्स ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास कितने गैप्स है, 7। इन 7 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 2 स्टिक के लिए 2 गैप। इन 7 गैप्स में से इस 2 स्टिक को रखने के लिए कितने सिलेक्ट करने, 2 गैप्स। उन 2 गैप्स में मैं कोई भी 2 स्टिक को रख दूंगा। तो 7 में से 2 गैप को सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, 7 में से 2 गैप्स को सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे, हर तरीकों में ये 8 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो 7 में से 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 7C2 है ना एवरीवन। 7 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का क्या होता है, 7C2। तो ये आपका आंसर होगा। अब इस आंसर को 8, अब क्वेश्चन में मेरे पास 2 डेटा था, क्वेश्चन में 2 डेटा क्या था, एक था 8 और एक था 3। तो 8 और 3 के टर्म्स में इस आंसर को लिखना है। इस आंसर को अगर आपको 8 और 3 के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, 7 को क्या लिख सकते हो 8 - 1, और 2 को क्या लिख सकते हो 3 - 1। ठीक है, तो इसको आप जनरलाइज वे में कैसे लिखा गया, फाइनल आंसर आपका, इफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में अगर बांटना है such that no group should be empty, such that no groups should be empty, मतलब किसी ग्रुप में भी 0 ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n - 1 C R - 1। ये आपका फॉर्मूला है। लॉजिकली समझ में आया एग्जांपल से फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, आपको ये फॉर्मूला याद Yes, रखना है। sir. ठीक है, ये फॉर्मूला Yes, आपको sir. ध्यान रखना है कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में अगर बांटना है कि कोई भी ग्रुप खाली ना रहे, कोई भी ग्रुप खाली ना रहे,
उसका टोटल तरीके हो जाएंगे n-1 CR-1। प्लीज नोट इट डाउन। लिख लो। अंडरस्टैंड एवरीवन? लिख लिया सबने? यस ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब एक सेकंड फॉर्मूला, बस दो ही फॉर्मूला आपको याद करने हैं इसमें। सेकंड फॉर्मूला, इफ द एम्प्टी बॉक्सेस आर अलाउड, अगर एम्प्टी बॉक्सेस अलाउड है तब क्या होगा? तो वापस से देखो वही चीज कि मान लो 8 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से और इसको आपको 3 ग्रुप्स में बांटना है। तो वापस आपको 2 स्टिक्स चाहिएगी। 3 ग्रुप मतलब एक कम स्टिक, 3 है तो एक कम स्टिक चाहिएगी। अब ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं, मतलब आपकी स्टिक यहाँ पे भी आ सकती है, कॉर्नर पे भी आ सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिवीजन कितना हो जाएगा 0 7 1, मतलब आपकी स्टिक कहीं पे भी आ सकती है, हो सकता है साथ में भी आ जाए। तो 0 0 8 ये भी हो सकता है ना। तो स्टिक्स को हम कहाँ पे भी रख सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, आप स्टिक्स को कहाँ पे भी रख सकते हो, साथ में भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, इनके बीच में कहीं भी, मतलब इनके साथ मिक्स करके सब रख सकते हो। तो बेसिकली क्या हो गया, ये इन 10 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका हो गया। इन 10 ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करने का तरीका, जिसमें 8 आइडेंटिकल है ऑफ वन टाइप, 2 आइडेंटिकल है ऑफ अनदर टाइप। तो इन 10 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 10 फैक्टोरियल, और 8 आइडेंटिकल है तो डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, है ना। इन 10 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट, ये स्टिक्स और ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आपस में अरेंज होंगे, और हर अरेंजमेंट में आपको जितने भी, हर अरेंजमेंट में आपको क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में अपने आप ही बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अब स्टिक साथ में भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है, कॉर्नर पे भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, क्योंकि ग्रुप खाली भी रह सकते हैं। तो इन 10 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। अब इसको जनरलाइज वे में डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास डेटा क्या था, 8 और 3 का डेटा था, 8 और 3 था। मुझे 8 और 3 को इस फॉर्मेट में बांटना है, 8 और 3 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो देखो 8 तो ऑलरेडी नीचे है ही है, यहाँ पे 2 है, इसको तो 8 फैक्टोरियल लिखा, 2 को लिख सकते हैं 3 - 1, और ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 3 - 1, है ना। ऊपर क्या हो जाएगा 8 + 2 दैट इज 8 + 3 - 1। तो बेसिकली हो जाएगा, अगर n और r के टर्म्स में लिखना है, लिख लो फॉर्मूला, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r ग्रुप्स में बांटना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आएंगे। फॉर्मूला याद रखना फाइनली बस, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप्स में बांटना है। ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। इसका फाइनल फॉर्मूला आएगा n + r - 1 CR-1। ये देख लो, क्रॉस चेक करके देख लो ना, यही आएगा। क्योंकि इसको आप क्या लिख सकते हो, 8 + 3 - 1 C3 - 1। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना और कुछ भी नहीं। क्लियर एवरीवन? n + r - 1 CR-1। अंडरस्टूड? यस सर। नोट कर लो फॉर्मूला, इसकी वैरायटी में ट्राई करा देता हूँ। रिटर्न लिख लिया सबने फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला है। अगर ग्रुप को Yes. खाली नहीं रखना है तो n - 1 CR - 1, और ग्रुप खाली रह सकता है
तो n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस। अब जैसे ये जो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का। नंबर ऑफ वेज the number of non-negative integral solution of the equation x plus y plus z equal to 10। सोचो थोड़ा, क्वेश्चन ने पूछा क्या गया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कौन सा होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स? 0 1 2 3। वेरी गुड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3। तो ऐसे आपको सॉल्यूशन बताने हैं जिसमें सबका तीनों का सम 10 आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 0,2,8, 1,2,7, 2,3,5, ये सारे इंटीजर्स हैं, इन तीनों का सम क्या है 10। ऐसे कितने होंगे वो आपको काउंट करना है। मतलब तो समझ में आई गया, 2,3,5, 5,2,3, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। जैसे कितने सॉल्यूशन होंगे वो आपको पता करना है। तो देखो इसमें तरीका क्या है, आप बेसिकली ये सोचो कि आपके पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। उन 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कितने ग्रुप्स में बांटना है? 3 ग्रुप्स में, है ना। तो क्या ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं क्या? क्या किसी ग्रुप में 0 भी आ सकता है? आ सकता यस है। सर। Yes, sir. नॉन नेगेटिव का मतलब क्या, एक्स वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 भी अलाउड है। Yes, sir. ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। देखो ये इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन था, ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी, ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी। तो 10 लोगों को 3 ग्रुप में बांटना है, किसी ग्रुप में 0 भी आ सकता है, वही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, है ना। एन क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 10, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन। कितना हो जाएगा ये, 12C2। यहाँ का आंसर है। देखो इतना इतना अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करते कितने सारी चीजें आती, लेकिन आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से एक लाइन में कैलकुलेट कर दिया 10 सेकंड। तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटने के जितने तरीके होंगे उतने ही क्या है इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, है ना। Yes, बोलो sir. समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। Yes, sir. क्लैरिटी आ गई सबको कैसे करना है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन अगर ऐसा होता, सेकेंड पार्ट इसका अगर ऐसा होता, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तब पॉजिटिव मतलब Sir, Unknown groups cannot be empty. हाँ मतलब एक्स वाई जेड कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यस सर। मतलब ग्रुप्स खाली नहीं रह सकते। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, n-1 c r-1। n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब आंसर क्या आ जाएगा, बोलो। 9C2। 9C। अंडरस्टूड एवरीवन? दोनों में Yes, आंसर sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो। चलो ये ट्राई करो।
सर 8C2 अच्छा, बाकी लोग भी करो ट्राई। 8C2. Yes, sir. 8C2. क्लियर? 8. बेसिकली क्या है, होल नंबर है, ग्रुप्स खाली भी रह सकते हैं। यस सर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 6 है, नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला यस क्या सर होता है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, 6 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, दैट इज 8C2। अब आगे सबको समझ में? Yes. यस सर एक और वैरायटी कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है, प्रॉब्लम क्या है कि 2W आ गया। अब टू कोफिशिएंट अगर 2 रहता तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। कोफिशिएंट x प्लस वाई प्लस जेड आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंट 1 है आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोफिशिएंट को चेंज आ जाए या फिर कुछ और ऐसी आ जाए तब क्या करना है तो सोचना पड़ेगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड में कंडीशन क्या है, ये 0 से ज्यादा होगा, पहली बात तो आया ना। Yes, नॉन sir. नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। यस क्लियर सर है? अच्छा, आपका डब्ल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, डब्ल्यू की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 2W कहां तक? 2W नहीं नहीं, सबका सम 20 चाहिए तो डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके कहां तक, 10 तक ना। अरे 10 ही तो हो सकता है, 10 से ज्यादा Yes, होगा तो sir. 20 से ज्यादा क्रॉस कर जाएगा। मान लो एक्स वाई जेड सब 0 हो गए तो डब्ल्यू मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, 10 तक ही हो सकता है। क्लियर है? यस सर तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन जब भी है जहां पे क्वेश्चन अलग अलग आ जाए तब आपको क्या करना है, कंडीशंस बनानी पड़ेगी। डब्ल्यू की वैल्यू रखते जाओगे 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 10। तो जब डब्ल्यू अगर 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, तो 20 प्लस 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा 22C2 आया ना। क्लियर है? अगर w Yes, 0 हो sir. गया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे कैलकुलेट हो जाएगा। w अगर 1 हो गया तो w अगर 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 है ना। तो 18 प्लस Yes, sir. 3 माइनस वन सी 3 माइनस वन, तो हो जाएगा 18 प्लस 3 21, 21 माइनस 1 20C2। क्रॉस चेक करते जाना कैलकुलेशन। अगर W2 हो गया तो W की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये हो जाएगा 4, 4 उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 16। तो क्या आएगा 16 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1, तो आएगा 18C2। पैटर्न समझ में आ रहा है, 22C2 20C2 18C2। अगला क्या आएगा बताओ, 16C2 16C. 16C2। जितने भी इवन नंबर आएंगे वो आ जाएगा। फिर आएगा 14C2 और लास्ट चेक कर लेते हैं, W को 10 रख देंगे तो 0 आएगा आंसर। x प्लस वाई प्लस जेड क्या आना चाहिए, 0, तो 0 ही हो जाएगा है ना। और W को Yes, 9 sir. रख दोगे, 9 रखोगे तो 18, 18 उधर जाके क्या हो जाएगा 2, तो 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 1, दैट इज 2 प्लस 3 माइनस 1 C 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4C2। अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes. अच्छा, लास्ट में जब W को 10 रखेंगे तो सॉल्व करने का तरीका एक होगा ना। W को 10 रख दिया तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन आएगा, 0 0 0 10। W को 10 रखने पे क्या आएगा, एक सॉल्यूशन, तो लास्ट वाला क्या आ जाएगा 2C2, दैट इज 1। और वो एक सॉल्यूशन कौन सा हो गया, x0 y0 z0, ये वाला, ये वो एक सॉल्यूशन। तो इन सारे अब टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, इन सारों को ऐड करना पड़ेगा।
अब ये बाइनोमियल सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये आप बाइनोमियल में सीखोगे कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करने का तरीका जब अगर कोएफिशिएंट इवन हो। ये रहा, ये आपका आंसर है। अंडरस्टूड? Yes, sir. खैर इतना ये एडवांस के क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी आ जाती है इसमें, ये एडवांस में। मेंस में आपको इतना वेराइटी नहीं आएगी मेंस। हाँ बलविंदर, आपने हैंड रेज किया, कोई डाउट है? बलविंदर सिंह, एनी डाउट? किसी बच्चे को भी कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. ठीक है, ये वाला रहने देते हैं अभी के लिए। तो देखो, अब इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, सुनो दे। आपको एक तो इस चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैंने हैंड रिटन शॉर्ट नोट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ऑलरेडी एक बना रखी है, आपके साथ अभी मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. आप लोग उसको देख देख के खुद से एक बार शॉर्ट नोट जरूर बना लेना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अभी sir. Yes. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़े कुछ क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है, आज इसके शॉर्ट नोट बना लेना, और जितने क्वेश्चन एक में पीवाईक्यू वर्कशीट भी शेयर करूंगा, उतने क्वेश्चन को दो दो बार लिख लिख के ट्राई कर लेना। क्लियर है? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक सेकेंड। अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे वाले मॉड्यूल से। आपके पास मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी है कि नहीं है? No, sir. नहीं है तो आप ग्रुप में मांग बोला करो ना, फिर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? इसमें देखो सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, है ना? हर टॉपिक के नीचे सॉल्व एग्जाम्पल की मैंने, बहुत अच्छी मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में मैं। तो पहला सेक्शन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, याद है ना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? Yes. Yes, sir. The second variety the permutation. फिर थर्ड है permutation combination of alike object. फिर division into group, आज जो सीखा था अपन ने। फिर थर्ड ये सर्कुलर परम्यूटेशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो भी अपन ने सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट आज। फिर लास्ट से ज्योमेट्रिकल, ये आप छोड़ सकते हो, एक्सपोनेंट एंड ज्योमेट्रिकल। ठीक है? Okay, तो sir. एक काम करो, अभी कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 1, ये 6 क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं, कर लो ट्राई। एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
हो गया अटेम्प्ट। एक बच्चे का आंसर आया, ओम प्रकाश, बाकी लोग भी कर लो। यस सर होगी। मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ, 1 to 6 यस सर हो गया। हो गया। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, फिर जो जो भी डाउट होगा अगर आपको होगा तो पूछ लेना। सेक्शन ए के आंसर की देख लेते हैं। ये पूरी वर्कशीट मतलब मॉड्यूल है आपकी, जिसमें अलग अलग 1 2 1 4 1 2 1 2 1 4 1 2। ठीक है, एक बार देख लो। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे बेस्ड थे। किसी को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन जो नहीं आया हो तो पूछ लो जल्दी से, बोलो। Sir, second question. Second question. The number of numbers between 1000 and 999 both inclusive such that does not have all 4 different digits। अच्छा, उसमें चारों के चारों डिजिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो बताओ कैसे करेंगे, किसी ने सोचा? आपको कौन से तरीके निकालने हैं बेसिकली? कैसे निकालेंगे? चारों के चारों डिजिट डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक डिजिट सेम हो। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बोलो, किसी ने तो सोचा होगा, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या सोचा? सो फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस होंगी, सेकंड के लिए 9, थर्ड के लिए 8 और लास्ट के लिए 7। फिर सर जो आंसर आएगा उसको हम 9000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों 9000 सब्सट्रैक्ट क्यों करोगे? सर क्योंकि 1000 से 9999 में 9000 डिजिट्स है। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन आपने सब्सट्रैक्ट क्यों किया? सर क्योंकि इसमें पूछा है कि Not डू all नॉट हैव digit 4 different. डिफरेंट डिजिट्स, तो हमने 4 वाले निकाल दिए, उससे अलग कर देंगे तो डू नॉट वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसे समझाना है कि टोटल तरीकों में से वो तरीके हम माइनस कर देंगे जिसमें चारों के चारों डिजिट क्या है, डिफरेंट है। इसको समझाने का तरीका कैसे रखोगे कि टोटल तरीकों में से कौन से तरीके माइनस कर देंगे? वो तरीके जिसमें चारों के चारों डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो। अब टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर जिसमें रिपीटेशन भी अलाउड होगा। तो पहली डिजिट को भरने के 9 तरीके, जीरो को छोड़ के, और बची हुई सब डिजिट को भरने के 10-10 तरीके हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 9000। ये समझ में आया? बोलो एवरीवन, समझ में आया? सर Yes, sir. टोटल तरीके। सर अब इसमें Yes, से sir. टोटल तरीके, अब इसमें से वो तरीके माइनस कर देते हैं जिसमें चारों के चारों डिजिट डिफरेंट होंगे। चारों के चारों डिजिट क्या होंगे? डिफरेंट। तो डिफरेंट के लिए पहला जीरो को छोड़ के पहले को भरने के 9 तरीके। आपको एक डिजिट चला गया, अब कितने डिजिट बचे आपके पास? टोटल 10 होते हैं, अब इसमें जीरो आ सकता है, तो टोटल वापिस नंबर ऑफ डिजिट कितने बचे? 9। दो टोटल 10 में से 2 डिजिट चले गए, अब कितने बचे? 8। 8, फिर कितने बचेंगे? 7. 7। तो 9 × 9 × 8 × 7 क्या कर दोगे? माइनस कर दो। तो जो बचे हुए तरीके होंगे वो तरीके होंगे जिसमें चारों के चारों डिजिट डिफरेंट ना हो। अंडरस्टैंड? ओके, अगला पूछ लो। एनीवन एल्स? और कोई क्वेश्चन जो आपसे ना हुआ हो? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, अच्छा। 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed from this letter. The number of words in which at least one digit is repeated. तो सबसे पहले तो आपको 10 में से 5 लेटर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या करोगे? 10 में से 5 लेटर सिलेक्ट। तो 10 में से 5 लेटर को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 10C5। आपने 10 में से 5 लेटर क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। अंडरस्टैंड? अब
ये हो गया प्रोसेस। अब उन 5 लेटर को आपको 5 डिफरेंट लेटर है ना, ठीक है। देखो या तो आप ऐसे सोचो, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। 10 लेटर्स ऑफ एन अल्फाबेट आर गिवन, 5 लेटर वर्ड बनाना है, एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट कम से कम 1 डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो वापस वही तरीका कि टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें नो डिजिट इज रिपीटेड, नो अल्फाबेट इज रिपीटेड, है ना। टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें नो अल्फाबेट इज रिपीटेड। तो बचे हुए तरीके क्या होंगे जिसमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट हो रहा होगा। टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट ना हो। अब 5 डिजिट का वर्ड बनाना है, टोटल ऑप्शन 10 अवेलेबल है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे हर ऑप्शन को भरने के? 10-10 तरीके है ना। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 10 की पावर 5 माइनस जिसमें कोई भी रिपीट ना हो, तो विदाउट रिपीटेशन क्या होगा? 10, 9, 9, 8, 7. 5। क्लियर है? ये भी कर सकते हो। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही अप्लाई हो रहा है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे करना है? यस सर। ओके। आप देखो काम क्या है। अच्छा आपको डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम में बाकी है ना? डिक्शनरी वाले क्वेश्चन करवाए थे मैंने क्लास में कि बाकी था अभी? डिक्शनरी वाला बाकी आई थी ना। तो अगली क्लास में हम डिक्शनरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और अगली क्लास का टारगेट हमारा ये है कि मैं आपको जो भी पीवाईक्यू वाली वर्कशीट दूंगा उसमें डिक्शनरी वाले को छोड़ के बच्चे हुए क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर लेना। अभी मॉड्यूल रहने देना, अगर टाइम नहीं हो तो मॉड्यूल, अगर टाइम हो तो मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल ट्राई कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर जो स्टार्टिंग में थ्योरी और सॉल्व एग्जांपल है वो ट्राई कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना और पीवाईक्यू वाली वर्कशीट सॉल्व कर लेना। 3 काम है आपके पास, शॉर्ट नोट बनाना है, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल ट्राई करने हैं और पीवाईक्यू वाली वर्कशीट सॉल्व करनी है। अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. ये चारों चीजें अभी मैं आपके ग्रुप पे भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डाउट डिस्कशन हम करेंगे, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आना और डाउट्स लेके आ जाना, जो भी डाउट्स आपके इस चैप्टर के। इस चैप्टर को एंड कर देंगे अगली क्लास में, फिर अगली क्लास उसके बाद वाले वीक में बाइनोमियल स्टार्ट होता है। ओके थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।